रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 के लेक्चर्स हम कर रहे हैं। 70 तक हमने मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी टू द पॉइंट। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर्स को। बाकी सब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट फाइल आपके साथ शेयर कर दी हुई है, आपने लेक्चर लाजमी वो देख लेना है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर अपने मेगा फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब जो है वो हमारे पास अभी लीनियर फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक। इसमें अब हमने लीनियर फंक्शन की एग्जांपल्स को देखना है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस स्पेस कंप्लीट स्पेस जो हमारे पास होती है, कंप्लीट एंड कंटिन्यूस स्पेस C इंटू ए बी एंड स्पेस एल स्क्वायर, जिसको हमने हिल्बर्ट स्पेस भी इसके मिड-टर्म के सिलेबस में डिस्कस किया है, वो हमारे पास एग्जांपल है लीनियर फंक्शन की। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास स्पेस कंप्लीट स्पेस है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वी हैव डिफाइंड अ लीनियर फंक्शन ऑन द स्पेस सी ए बी दैट वी हैव फिक्स्ड एन एलिमेंट टी नॉट फ्रॉम द सेट जे एज टी नॉट बिलोंग टू जे। यानी कि यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड एलिमेंट रखा है टी नॉट जो कि एक सेट है हमारे पास जे, उससे बिलोंग करता है, और इसके ऊपर हम एक फंक्शनल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज ऑपरेटिंग ऑन एक्स विच इज द एलिमेंट ऑफ सी ए बी। यानी कि एक्स जो है वो हमारा किसका एलिमेंट है, जो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है वो दी हुई है उसका एलिमेंट है। उसके ऊपर हम एक फंक्शनल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं, और एक्स जो है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन के तौर पर यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है। और f1 विच इज डिफाइंड ऑन सी ए बी लीनियर एज इट इज अ लीनियर ऑपरेटर। जो हमारा f1 है क्या है, वो लीनियर ऑपरेटर है और वो हमारे पास बाउंडेड भी है। उसके अलावा इसकी नॉर्म फाइंड करने के लिए इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि f1 नॉर्म इज इक्वल टू एक्स बी का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म, और x नॉर्म इज इक्वल टू 1 है, और f1 जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, उसकी नॉर्म भी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। अगर x नॉट इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं और इसकी इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू f1 डॉट 1 एंड f1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। पहली और दूसरी जो इक्वालिटी है उन दोनों को हम अगर यूज करें तो हमारा f1 किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो फंक्शन जो हमारा c के ऊपर डिफाइन होता है वो लीनियर है और बाउंडेड भी है, और उसकी नॉर्म हमने क्या फाइंड किया, 1 फाइंड किया है। उसके बाद स्पेस एल स्क्वायर है यानी कि हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक फिक्स चूज कर लिया, फिक्स नंबर चूज कर लिया है, a इज इक्वल टू ए जे, जो कि बिलोंग करता है एल स्क्वायर से, और इसकी जो सीरीज है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे एंड ए जे, एक्स बिलोंग टू एल स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग टू एक्साई जे। यानी कि या तो वो एल स्क्वायर से बिलोंग करता है और उसकी जगह पे हमने एक्साई जे को यहाँ पे यूज किया है। दिस सीक्वेंस इज लीनियर कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड, और बाउंडेडनेस के लिए हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम इसके ऊपर जिस तरह से हम कॉची सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं इस तरीके से इसकी नॉर्म लेके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे ए जे इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का नॉर्म एक्स जे एक्साई जे और ए जे दोनों का नॉर्म ले लेंगे, एंड जे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और साथ अंडर रूट भी ले लेंगे दोनों का अलग अलग, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स का नॉर्म एंड ए का नॉर्म। इट इज सेम डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। ये बाउंडेडनेस की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। m ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस x इज इटसेल्फ कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ द सेट m इज क्लोज्ड इन x। यानी कि जो हमारे पास m है, जिसको हमने क्लोजर ऑफ सेट भी पढ़ा था, वो हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगी x की अगर हमारे पास जो हमारा m सेट है वो क्लोज हो x में, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करे तो वो हमारे पास x में एग्जिस्ट करता हो। उसके बाद 72 लीनियर फंक्शन के आगे मजीद इसकी एग्जांपल्स हैं या इसकी फॉर्म्स हैं। अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस क्या होती है, सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस एंड कैनोनिकल मैपिंग क्या होती है। कैनोनिकल मैपिंग को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, मिड टर्म में भी इसको हमने देखा था कि अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस क्या है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। यानी कि जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे, जितने भी फंक्शन हम उसके ऊपर अप्लाई किए हुए होंगे अपनी स्पेस के ऊपर, उन सब का जब हम एक सेट बना लेंगे एंड कल उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस कहेंगे, और उसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, एक्स डायरेक्ट से डिनोट किया जाता है। उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन हम या तो जो है वो सम का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन का। सम में क्या होगा कि अगर हमारे पास f1 प्लस f2 इनटू सम स्केलर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों को अलग अलग हम उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई कर सकते हैं। f1x एंड f2x हम उसको लिख सकते हैं।
सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन है वो स्केलर मल्टीपल का, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो स्केलर स्टार्टिंग में आ जाता है और बाकी एलिमेंट्स जो है वो हमारे आगे आ जाते हैं। जिस तरह ए एफ इंटू एक्स और ए स्केलर है तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास स्पेसेस दी हुई है, एक एक्स है, एक एक्स स्टैरिक और एक एक्स डबल स्टैरिक है। एक्स जो गिवन स्पेस है वो एक्स स्टैरिक अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस और एक्स डबल स्टैरिक सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस। एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, एक्स बिलोंग करेगा जी से, जब इसके ऊपर हम एक्स से बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से यानी कि जो स्पेस दी हुई है उससे, जब इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्पेस एक्स स्टैरिक यानी कि अलजेब्राइक ड्यूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी। जब हम उसके ऊपर डबल स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो कैपिटल जी यानी कि उसके टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे पास जी आएगा वो कहाँ से आएगा, वो एक्स में से आएगा। जो फर्स्ट वाला हमने एलिमेंट लिया था तो उसको हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। जब सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल अप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट होगा, स्मॉल जी ऑफ एक्स का, तो हम उसको जी ऑफ एक्स लिख देंगे। फॉर ऑल एक्स जी बिलोंग टू एक्स डबल स्टैरिक यानी कि वो सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस से बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास कैनोनिकल मैपिंग है। कैनोनिकल मैपिंग हमने पीछे भी इसकी डिस्कशन की हुई है। उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं E1 E2 अप टू सोन E n टर्म्स तक। उसमें क्या होता था कि हमारे पास E1 जो है अगर हम लेते थे तो फर्स्ट जो टर्म है वो 1 बाकी सारी टर्म 0, E2 होता था तो सेकंड टर्म 1 बाकी सारी टर्म 0, इसी तरह से अप टू सोन n टर्म्स तक हम चलते थे। यहाँ पे हमने कैनोनिकल मैपिंग क्योंकि फंक्शनल लीनियर फंक्शनल में देखना है तो जो हमारे पास ड्यूल है, जो हमारे पास अलजेब्राइक ड्यूल है और डबल अलजेब्राइक ड्यूल है, उन दोनों को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कैनोनिकल मैपिंग बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी बस आपने जो है वो याद रखनी है कि ये ड्यूल और जो हमारे पास डबल ड्यूल है उन दोनों के ऊपर रिलेशन जो हमारे पास अप्लाई होता है उसको हम कैनोनिकल मैपिंग कहते हैं। उसके बाद अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव लीनियर फंक्शन होते हैं। सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल और कैनोनिकल मैपिंग दोबारा से जो है वो हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। आइसोमॉर्फिक में क्या होता है कि ये हमारे पास 1 to 1 और 1 to मैपिंग होती है। अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो हमारे पास बाइजेक्टिव भी होते हैं और उनका जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं वो दोनों सिमेट्रिक भी होते हैं, यानी कि डी टिल्डा टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई के होते हैं। और जो हमारा सी है वो अगर सब्जेक्टिव होगा उन बी के ऊपर तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डबल स्टैरिक के आ जाएगा। वो कॉल एक्स टू बी अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आर सी इज इक्वल टू एक्स डबल स्टैरिक सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइंड इन द वेक्टर स्पेस एक्स इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस एंड कॉल्ड कैनोनिकल अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव, इसको हम कहते हैं। एवरीवन, जहाँ से मैं इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी बट कुछ इश्यूज़ की वजह से इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, तो इस वजह से लेक्चर काफ़ी डिले हो गया था। तो आप लोग जो है वो लाजमी लेक्चर को लाइक कीजिएगा। तो आज जो है वो हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। डायमेंशनल स्पेस आपको तो वैसे एक ही वीडियो मिलेगी, लेकिन जो है कि दोबारा से इस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें कि आपको लेक्चर से कितनी हेल्प मिल रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर दूं ताकि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो अच्छे हो जाए और अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप लोग इन सब्जेक्ट्स में गेन कर लें, जो स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जस्ट BS मैथ्स के स्टूडेंट्स या MS मैथ के स्टूडेंट्स के हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने बनाए हुए होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके कंप्लीट सीरीज जो हैं वो आपको मेरे लेक्चर चैनल पे मिलेंगी। लाइक रियल एनालिसिस के दोनों पार्ट्स की और भी फंक्शनल एनालिसिस का ये पार्ट भी है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं जो कि बहुत सारे चैनल्स पे नहीं है। तो इसके जो अभी मैंने एक लेक्चर आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट फाइल्स शेयर की हैं, तो वो आप लोगों ने कर लेनी है। सारा पेपर आपका उन्हीं में से आएगा, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि लेक्चर्स को भी एक दफ़ा ओवरव्यू दे दें। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो मॉड्यूल नंबर 74 है, इसमें हमने लीनियर ऑपरेटर और फंक्शनल ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर हमने देखना है। ऑपरेटर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो लीनियर ऑपरेटर है और जो फंक्शनल है उन दोनों को हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, फाइनाइट डायमेंशनल मींस द बेसिस व्हिच हैव द फाइनाइट मेनी एलिमेंट्स, यानी कि नाम से ही जाहिर है जो चीज़ फाइनाइट है इट्स मीन कि उसका कोई हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है।
डेफिनेशन है कि लेट एक्स एंड वाई बी द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, देन जो हमारे पास मैपिंग है वो एक्स टू वाई बी द लीनियर ऑपरेटर है। मैंने आपको बताया था जब हमने लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस किया था कि हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए और उनके ऊपर जब हम कोई मैपिंग अप्लाई करते हैं तो उस मैपिंग को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटर कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास ई का एक बेस दिया हुआ है जिसको हम कैनोनिकल बेस भी हमने इसकी मिड के सिलेबस में इसको डिस्कस किया था कि ये हमारे पास E1 E2 अप टू सो ई एन, जो हमारे पास कैनोनिकल बेसिस होती है। बी द बेस फॉर एक्स एंड बी इज इक्वल टू B1 B2 अप टू सो ऑन Bn, हमने इसको नाम दे दिया बेसिस का। बी फॉर द वाई, यानी कि एक्स की जो बेसिस है उनको हमने रखा है E1 से En तक, और जो बी की बेसिस है उसको हमने B1 से Bn तक रखा है। और जहाँ पे हमने एक जो है वो सीरीज बना ली है, यहाँ पे x इज इक्वल टू या स्पेस बना लिया xi1 E1 प्लस xi2 E2 अप टू सो ऑन xin एंड En, और इसको n टर्म्स में जो है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 टू n xi k एंड t e k, यानी कि k टर्म्स तक जो है वो हम इनको आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। बस यही इसमें से करने वाला था कि हमारे पास अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो तो उस बेस का क्या मतलब होता है कि उसमें हमारे पास फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे। उनकी एग्जांपल भी हमने देख लिया, हमने दो बेसिस रख लिए यहाँ पे और x और y उनके ऊपर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया और इसको हम n टर्म्स में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी स्टेटमेंट हमने दे दी है। उसके बाद ये रिमार्क है ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइल्स भी आपके साथ शेयर्ड हैं, बट हैंडआउट्स को भी अगर आप रीड आउट करना चाहें तो वेरी श्योरली आप जरूर करें इसको भी रीड। एवरी लीनियर फंक्शनल, इसमें लीनियर ऑपरेटर और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वो कंटिन्यू लेक्चर है कि एवरी लीनियर फंक्शन डिफाइंड इन द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नॉर्म स्पेस इज बाउंडेड एंड हेंस कंटिन्यूज, यानी कि हर एक जो लीनियर फंक्शन होगा अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर हमने कोई एक लीनियर फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो वो बाउंडेड भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। ये हमने इसका थ्योरम भी पढ़ा था कि जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं नॉर्म स्पेस या कोई भी सीक्वेंस अगर वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, तो वही जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी अप्लाई की हुई है हमने स्पेस के ऊपर। एसेंस फॉर द लीनियर फंक्शनल रेंज इज ईदर आर और सी, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स हो या फिर रियल फंक्शनल रेंज हमारे पास दी हुई हो विच आर द कंप्लीट, सो एक्स डायरेक्ट एज अ स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स इज आल्सो कंप्लीट एंड इट्स अ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस मींस कि वो कंप्लीट होगी, यानी कि कोई भी आपके पास अगर रेंज आ जाए, कोई भी हमारे पास स्पेस आ जाए, चाहे वो रियल नंबर्स की हो या फिर कम्प्लेक्स नंबर की हो, उसके ऊपर हम कोई भी एक लीनियर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं जो कि कंप्लीट होती है और जहाँ वहाँ से हमारे पास जो भी एक स्पेस निकलेगी, ठीक है, बाउंडेड लीनियर फंक्शन की जो स्पेस निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, वो भी हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट होगी। दिस इज ट्रू इवन एक्स इज नॉट ब्लैंक स्पेस, और ये उसके लिए भी ट्रू है, यानी कि उस स्पेस के लिए भी ट्रू होगी कि वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड होगी जब हमारे पास जो स्पेस है वो कंप्लीट नहीं होगी लेकिन वो बाउंडेड और कंटिन्यूस लाजमी होगी। उसके बाद मजीद अलजेब्रिक ड्यूअल स्पेस ऑफ एक्स, इसको डेफिनेशन इसकी क्या है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स, यानी कि जो हमारे तमाम लीनियर फंक्शन होंगे जो हम उस सेट एक्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ड्यूअल स्पेस ऑफ एक्स कहते हैं। और ड्यूअल और कॉन्जुगेट स्पेस हमारे पास क्या होगी, कंजुगेट स्पेस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस आर ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स, यानी कि जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, जो हमारे पास लीनियर फंक्शन होंगे उसको हम अलजेब्रिक ड्यूअल स्पेस कहेंगे और ड्यूअल और कंजुगेट किसको कहेंगे, जिसमें हमारे जितने भी कंटिन्यूस या बाउंडेड लीनियर फंक्शन होंगे उन सब जो हमारे एक्स के ऊपर डिफाइन किए गए होंगे उन सबको जब हम एक सेट में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूअल या फिर कंजुगेट स्पेस कहेंगे एक्स। We take the algebraic dual when there is no condition of continuous or the bounded linear function, यानी कि जस्ट हम ड्यूल कब लेते हैं, जब वहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस की या बाउंडेडनेस की कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट एक्स बी द n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड एक्स डायरेक्ट बी इट्स ड्यूल स्पेस। अगर x हमारे पास क्या है, एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दी हुई है और x डायरेक्ट हमने कहा है कि वो उसकी ड्यूल स्पेस है, देन डायमेंशन x डायरेक्ट किस, यानी कि उनकी जो डायमेंशन होंगी वो इक्वल होंगी, जो डायमेंशन हमारे पास x की होगी वही हमारे पास उसका जो ड्यूल हम निकालेंगे उसकी भी वो डायमेंशन होगी, ठीक है, यानी कि उसके जो साइज होंगे वो इक्वल होंगे। ये चीज आप यहाँ पे माइंड में रख लें। उसके बाद इसका प्रूफ भी आप देख लें कि अगर डायमेंशन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास n है तो इसकी बेसिस हम रख लेंगे E1 E2 अप टू en टर्म्स तक, तो हम इसके ऊपर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। E1 जो हमारे पास क्या होता है वो 1 और 0 होता है,
फर्स्ट टर्म 1 होती है, बाकी सारी टर्म 0 होती है। E2 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारी इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास, सॉरी E1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 और बाकी सारी 0। E2 में फर्स्ट टर्म जो है वो 0 और E2 यानी कि सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास 1 होती है। E3 में इसी तरीके से हमारी जो थर्ड टर्म है वो 1 होती है, बाकी सारी टर्म 0 होती हैं। यहाँ पे कहता है कि अगर J इज इक्वल टू 1 हम रखें तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, बाकी सारी टर्म 0 आएंगी। जब J इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इट्स मीन के E1 की E2 की टर्म 1 आएगी, बाकी सारी 0। इसी तरह J इक्वल टू 3 अप टू सो हम रखते जाएंगे वैल्यूज। ये देखें ये जो हमारे पास लाइन है इसमें इसने J की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई कि अगर J की वैल्यू 1 से n तक कंपोर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज निकली जाएंगी। मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या कैनोनिकल बेसिस है। तो बस ये इसका छोटा सा प्रूफ था। उसके बाद ऑपरेटर ऑन द फाइनाइट डायमेंशन स्पेस वही हमारे पास कंटिन्यू है। उसमें हमारे पास आगे लेमा आ जाता है जी जीरो वेक्टर का। लेट एक्स बी द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इफ एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स हैज द प्रॉपर्टी दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। देन अगर एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन की जो फंक्शन है वो 0 है। तो इसी वजह से या उसमें जो हमारे पास एक्स नॉट यूज हो रहा है वो 0 है, तो इसी वजह से जो हमारा फंक्शन है वो 0 होगा। तो फॉर ऑल एफ बिलोंग टू एक्स डायरेक्ट देन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन कि जो हमारा एक्स है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दैट्स वाई जो उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। बी स्टैटिक इज द बेस ऑफ एक्स डायरेक्ट। तो F1 अप टू सोन Fn इसमें भी इसी तरह से हम कैनोनिकल बेसिस डिफाइन कर देंगे। अगर हमारे पास क्या है, वन टर्म आएगी एफ जे आई ई आई लिखा हुआ है, इट्स मीन के इसी तरह से वन जो ई है उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। E1 है तो फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, बाकी 0 टर्म्स होंगी। E2 है तो सेकंड टर्म 1 होगी, बाकी सारी 0 और अप टू सोन इसी तरीके से चलती रहेंगी। आगे इसका छोटा सा प्रूफ भी है कि अगर x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इसकी हमने टर्म ये डिफाइन की है। इसका जो सीक्वेंस है i इज इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई एंड ई आई अगर हम रखें और f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है ये भी इसको भी हम 0 को इक्वल रखेंगे। अगर ये 0 के इक्वल है इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर दें जो हमने बाय फंक्शन रखा है यहाँ पे, ये जो हमारा फंक्शन है इसको जब हम अंदर अप्लाई करें तो इट्स मीन कि ये भी इक्वल टू 0 है। फिर j की टर्म्स इसी तरह से चेंज होती रहेंगी 1 टू n टर्म्स तक। तो अगर एक्स j इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल j इक्वल टू 1 टू n, देन ये जो हमारी पूरी टर्म है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑपरेटर ऑन द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। इसमें रिफ्लेक्सिविटी का थ्योरम है। अ नॉर्म स्पेस x is said to be algebraically reflexive if there is an isometric या isomorphic between x and x direct। आइसोमेट्रिक और आइसोमॉर्फिक को हम पढ़ चुके हैं डिटेल से कि इसमें 1 to 1 और 1 to रिलेशनशिप हमारे फंक्शंस के दरमियान होता है। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड वाई यानी कि ये ऑन टू हो और 1 to 1 भी हो। ऑर्डिनरी नॉर्म स्पेस में नॉट भी रिफ्लेक्सिव, और ज़्यादातर जो होता है कि ये हमारे पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं होती हैं। और जो हमारी बिनार स्पेस होती है वो भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होती, यानी कि उनमें भी इस तरह का कोई रिलेशनशिप आइसोमॉर्फिज्म का नहीं पाया जाता। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है, नॉर्म स्पेस रिफ्लेक्सिव नहीं होती है ज़्यादातर। जो हमारे पास वेक्टर स्पेसेस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव होंगी। इवेंचुअली अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस इज आइसोमॉर्फिक स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स सेकंड ड्यूल, यानी कि ये हमारे पास जो भी हमने ड्यूल की डेफिनेशन पीछे पढ़ी है उसी में कहता है कि ये हमारे पास आइसोमेट्रिक किसकी होंगी, अपने ड्यूल के, जो उसका हम ड्यूल फाइंड करेंगे अलजेब्राइक ड्यूल ऑपरेशन इसके ऊपर जब हम फाइंड करेंगे तो उसके इक्वल में ये 1 to 1 जो ऑन टू रिलेशनशिप आपस में बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या आइसोमेट्रिक है। और अगर वो आइसोमॉर्फिक होंगी तो इट्स मीन कि जो हमारी वेक्टर स्पेसेस है वो रिफ्लेक्सिव भी होंगी। और इसमें कोई इस तरह की चीज़ जो है वो करने वाली नहीं है। इसके प्रूफ बेशक आप स्किप कर दें, काफ़ी लेंथी वगैरह है। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 78 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। इसमें एग्जांपल्स दी हुई है। मैं जो है वो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जो हमारी असाइनमेंट आई थी, असाइनमेंट नंबर 2 इस सब्जेक्ट की, आई होप सो कि आपने अपने रिजल्ट्स भी चेक कर लिए होंगे और मेरी असाइनमेंट्स जिन्होंने की है उनके फुल मार्क्स भी आए हैं। तो आप वो देख लें, असाइनमेंट की वीडियोस देख लें, उनमें मैंने डिटेल से इन एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। जैसे कि फाइंड अ नल स्पेस ऑफ R3 to R2 रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक। इसी तरह की जो एग्जांपल है वो हमने अपने इसमें असाइनमेंट में सॉल्व की है। यहाँ पे भी इसने एक मैट्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे AX इज इक्वल टू B का नाम हम इसको दे सकते हैं। X1 X2 X3 यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया था। आप इसको मैट्रिक की फॉर्म में भी सॉल्व
कर सकते हैं। x1 x2 x3 साथ में एक अननोन्स रख लें, मीन्स के 3 आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे। फर्स्ट x1 है तो मीन्स के x1 x2 एंड x3 या फिर xyz भी आप रख सकते हैं। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। उन दोनों इक्वेशंस को आप 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से अपनी जो इक्वेशंस होती हैं उनकी जो आपके अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यूज आपने इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करना होता है और फिर उसके बाद आपने इसकी नल स्पेस फाइंड करनी होती है। तो तरीका सारा आपको जो है वो मैंने लेक्चर उसमें असाइनमेंट की वीडियो में समझाया हुआ है, तो आपने उसको एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन इसका है, फाइंड द नल स्पेस ऑफ R3 to R3 डिफाइंड बाय xi1 xi2 xi3 एंड xi1 xi2 माइनस xi1 एंड माइनस xi2। इसमें हमने बेसिस ऑफ RT फाइंड करनी है, बेसिस ऑफ NT है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसका क्वेश्चन इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, बेसिस फाइंड करनी है आरटी की। तो ये जो बेसिस है हमारे पास ये यहाँ पे हमें जो है वो डिफाइन होती है, ठीक है। xi1 xi2 माइनस xi1 एंड माइनस xi2 है, तो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी 1 0 -1 एंड प्लस xi2 जो है वो हमारे पास क्या होगा 0 1 एंड -1 होगा। तो ये हमारे पास इसकी बेसिस आ जाएंगी। और सेकंड हमने इसकी एंटी बेसिस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि नल स्पेस इसकी फाइंड करनी है। तो नल स्पेस में हमने क्या करना होता है, जो हमारा फंक्शन है उसको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। तो सारे जो है वो टर्म जब 0 के इक्वल आ जाएंगी तो xi1 भी 0 आ जाएगा, xi2 भी 0 आ जाएगा और लास्ट वाली जो xi1 माइनस xi2 है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको सॉरी xi3 है यहाँ पे, xi1 माइनस xi3 इज इक्वल टू भी 0 हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हमने फाइंड कर लेना होता है और वो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल होता है, मीन्स कि उसकी कोई भी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास xi1 xi2 और xi3 की वैल्यू क्या आ गई है 0 0 एंड xi3 जो है वो हमारे पास xi3 एक फ्री वेरिएबल है, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू को हम जहाँ पे लेट कर सकते हैं 1 to n टर्म्स तक। उसके बाद जो xi3 है, ये देखिए नीचे मैंने लिख दिया कि 0 0 और xi3 को हम 1 रख सकते हैं। उसके बाद इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हमने बना दी है, कोई भी हम यहाँ पे मैट्रिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास अननोन्स है वो xi1 xi2 एंड xi3 है और उसके साथ इसी जो हमारे पास जो मैट्रिक है वो 3x1 का मैट्रिक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे इसका एक मैट्रिक बनेगा वो हमारे पास क्या होगा ABCD कि 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक हमने यहाँ पे डिफाइन किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड -1 एंड 0, यानी कि जो हमारे पास xi ये यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड की हैं इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए 1 0 -1 0 1 एंड -1 इन्हीं को यूज करते हुए हम इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 79 वाला मॉड्यूल है उसमें भी हमारे पास इसी तरह की एक एग्जांपल है, उसको भी आप देख लें कि हमने जो है वो एक दफ़ा क्वेश्चन को पढ़। अच्छा, 79 मॉड्यूल में जो ए पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट वाला पार्ट है, उसको आपने जो है वो उसको देख लेना है। क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, सॉरी ए पार्ट जो है वो अभी हम करते हैं, जो बी वाला पार्ट है ना इसको आपने जो है वो वीडियो से देखना है, जो असाइनमेंट वाली वीडियो है उससे आपको मिलेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको एक दफ़ा देखते हैं कि फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ एक्स व्हेन द बेसिस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 -1 3 0 1 -3 0 3 -2 एंड बी डायरेक्ट भी फाइंड करना है और एक्स डायरेक्ट भी फाइंड करना है। ये वाला आपने असाइनमेंट, सॉरी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट वाला था, सेकंड मैंने सॉल्व किया हुआ अभी। f1 f2 f3 बेसिस ऑफ द ड्यूल स्पेस फॉर x एंड x गिवन बाय e1 e2 e3 तीन वैल्यूज दी हुई हैं और जैसे हमने fx1 fx2 एंड fx3 फाइंड करना है जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो 0 1 0। ये डिफरेंट था असाइनमेंट से, तो इस वजह से मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट वाली वीडियो से मिल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है इसको हमने लेट कर लेना है। एक इसको आप कह लें कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना ली, xi1 e1 प्लस xi2 e2 एंड xi3 e3। fx1 किसकी इक्वल आ जाएगा, xi1 के, fx2 xi2 एंड fx3 xi3 के इक्वल आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। x का जो गिवन था वो 0 1 0 में दिया हुआ था, xi1 एज इट इज रहेगा, e1 की वैल्यू 1 1 1 दी हुई थी, xi2 एज इट इज एंड e2 की वैल्यू 1 1 -1, xi3 एज इट इज एंड e3 की वैल्यू 1 -1 एंड 1 दी हुई थी। सिंपली इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो जो कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस किस तरह से बनाएंगे, ये हमारे पास जो एक्स की टर्म्स है ना, ये वाली जो टर्म्स है ये हमारे पास इन सब की इक्वल है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी और ये हमारे पास यहाँ से थर्ड इक्वेशन बनेगी। इन तीनों इक्वेशंस बना ली हैं और सिंपली इनको सिमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो हमारे पास xi1 की वैल्यू -1, xi2 की वैल्यू 1/2 एंड xi3 की वैल्यू भी 1/2 यहाँ पे आ गई है। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर जो 2 थी इसकी वो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 80 है, उसमें नॉर्म स्पेस ऑफ ऑपरेटर्स है, इसमें एग्जांपल्स ऑफ ड्यूल स्पेस दी हुई है और Rn जो है वो दी हुई है। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। एक लीनियर ऑपरेटर है x to y जो है वो हमारे पास, या x y इसको नॉर्म स्पेस कब कहेंगे, जब हमारे पास ये आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास जो फाई है वो बाइजेक्टिव भी हो, फाई प्रिजर्व नॉर्म एंड दैट इज फॉर एनी x बिलोंग टू y, फाई ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी कि इनकी जो नॉर्म्स होंगी वो इक्वल आएंगी। तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल। इंशाल्लाह अगले भी आपको कल तक या परसों तक मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वही अंडरस्टैंड करने वाली। इन एग्जांपल्स को लाजमी कर लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे और जो आपके साथ फाइल शेयर की हुई है उसको सब्जेक्टिव वाली फाइल को भी लाजमी करना और ऑब्जेक्टिव वाली फाइल को भी लाजमी करना है। बट अगर आप हैंडआउट्स रीड कर लें जिस तरह मैंने आपको हाईलाइट करके सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको फाइल जो ऑब्जेक्टिव के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आइडिया लेने के लिए आप उसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अल्लाह ताला सबको कामयाब करेंगे। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।